जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर फोर्स रीजनिंग की, जो कि वाई ग्रुप में आती है। एयर फोर्स रीजनिंग की जो कि ये सारे क्वेश्चंस इस टाइप के हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यानी इस बारी मैंने लेंथी क्वेश्चन, इससे पहले मैंने रागा की यानी रीजनिंग के 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है। नहीं देखे तो सबसे पहले वो जाके देख लेना। और इसमें मैं करवाने वाली हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इस टाइप के कि लेंथी क्वेश्चंस किस टाइप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हार्ड क्वेश्चन के मतलब मॉडरेट टू हार्ड में ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ऐसे होता है कि थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है और फिर हमारा जो टाइम टेकिंग, यही सारे क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में, क्योंकि इससे फिर हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं पूछा जाने वाला, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 और मॉक करवाए हैं जिसमें मैंने नॉर्मल क्वेश्चंस रखे थे ताकि आप एक बारी आपकी प्रैक्टिस बन जाए। बट अब से हम करने वाले हैं हार्ड क्वेश्चंस, क्योंकि आपको वही प्रैक्टिस करनी है जो आपके एग्जाम में, अगर आप अभी प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इनफ होने वाला है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो इसीलिए आज हम करने वाले हैं हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, घूमता है। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और अंत में 145 डिग्री फिर दक्षिणावर्त का मतलब फिर वो क्लॉकवाइज घूम जाता है। इसके बाद वह 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। देखो लेंदी, देख लो कितना लंबा क्वेश्चन है ये। अब ये होता है टाइम टेकिंग, इसमें हमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों निकालनी है। वैसे क्वेश्चन में ज्यादातर एग्जाम में या तो डिस्टेंस पूछेगा या तो डायरेक्शन, बट मैं आज के क्वेश्चन इस तरीके से लेकर आई हूँ कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रह जाए किस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को करना होता है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है कि व्यक्ति खड़ा कहाँ पर है। पहले आपको पता चला कि व्यक्ति उत्तर में खड़ा है, यानी हमने यहाँ पे लिख लिया नॉर्थ। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। देखो ये मैंने 2 घड़ी बना दी है, ठीक है। ये आप लोग देख लेना, इस टाइप से होती है ना। ये हमारी 12 हो गई, ये हमारी 6, 3 और 9 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त होता है उसमें घड़ी इस तरीके से घूमती है, यानी राइट एंगल से अपनी इस तरीके से गोल गोल ऐसे घूमती है, ठीक है। यहाँ से शुरू होगी, यानी ये 12 है ना, यहाँ से शुरू होगी फिर यहाँ से ऐसे घूमेगी। ये हो गया दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब जब घड़ी की सुई इस तरीके से उल्टी साइड से ऐसे घूमती है, यानी ये 12 है तो यहाँ पे ये 9 पे आएगी, फिर 6 पे आएगी, फिर 3 पे आएगी एंड देन फिर 12 पे आएगी, ठीक है। तो ये हो गई सीधी और उल्टी तरीके से याद कर लेना। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक कैसे घूमती है, सीधी घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वह पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो आपको सबसे पहले क्या लिख लेना, इस तरीके की 45 डिग्री वो कितना घूमता है क्लॉकवाइज, CW लिख देना, ठीक है। फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री लिख लेना, A लिख लेना एंटी क्लॉकवाइज। फिर 140 डिग्री फिर वापस से क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। कितना 135, सॉरी 135 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज घूमता है। तो पहले आप ये सॉल्व करो। तो पहली बात तो अभी वो छोड़ दो कि अब वो 90 नॉर्थ में है या कहाँ पे है। सबसे पहले ये देखो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्लॉकवाइज प्लस हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस कर देंगे, क्योंकि जब सेम होते हैं तो उसे हम प्लस कर देते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस कर देते हैं, राइट। तो पहले दिया क्या हुआ है, 135 में आप 45 को प्लस कर दोगे, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो आप जब इसे प्लस करोगे तो ये आएगा 5 5 10, यानी ये हो गया 0718, यानी ये आ गया 180 डिग्री, राइट। ये आ गया टोटली 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से हमें 90 डिग्री माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। 180 में से आप 90 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपकी 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री हमारा क्या निकला, हमारा निकला 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज ज़्यादा है ना। हमने क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज माइनस किया, क्योंकि क्लॉकवाइज जो था वो हमारा टोटली 180 था, उसमें से हम एंटी क्लॉक माइनस करेंगे 90। तो अभी तक हमारा क्या निकला कि अब हमें 90 डिग्री वो कहाँ पर घूमा है, क्लॉकवाइज घूमा है। पहले हमें ये पता करना था, ठीक है। तो इंसान है कहाँ पर, इंसान है नॉर्थ में। अब वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो देखो आपको अगर डायरेक्शंस पता हो, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ,
ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। यहाँ पर वो इंसान था, ठीक है, ये यहाँ पर वो इंसान था, ठीक है। अब वो यहाँ से 90 डिग्री घूमता है। अगर आपको पता हो ये होती है 45 डिग्री, ये होती है 90 डिग्री, तो यहाँ से जब वो 90 डिग्री राइट साइड यानी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इस तरीके से जब वो घूमेगा तो अब वो पहुंच गया यहाँ पे। ये क्या है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है ईस्ट, यानी हमारी पूर्व डायरेक्शन, ठीक है। तो यानी अब वो इंसान पहुंच गया ईस्ट में, ठीक है। यानी जो पहले वो इंसान था, पहले वो नॉर्थ में था, बट अब वो पहुंच गया है ईस्ट में, ठीक है। अब हमें इतना, अब हमने ये डायरेक्शन तो निकाल ली कि वो ईस्ट में है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद वह 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो यानी इतना तो हमने निकाल लिया कि अब वो इंसान ईस्ट में है, ठीक। इसके बाद वह 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, ईस्ट से वो 5 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, ये ईस्ट हो गया। यहाँ से वो 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में चल रहा है। फिर वह बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। बाएं यानी क्या हो गया हमारा, लेफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो सबसे पहले ईस्ट में 5 किलोमीटर और आगे जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर वह लेफ्ट मुड़ जाता है और वहाँ पर कितना जाता है, 12 किलोमीटर। अब अगर आपको पता हो, एक सेकेंड, अब अगर आपको पता हो ये डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पर अभी वो इंसान है, ठीक है, वो यहाँ से और आगे गया, बट अगर वो यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगा, जब इंसान इस टाइप में है वो, ठीक है, वैसे अगर मैं इस तरीके से बता रही हूँ, वैसे ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा लेफ्ट होता है कौन सा राइट। आप इस तरीके से होकर देखो कि अगर आप यहाँ पर हो तो आपका लेफ्ट हैंड ना इस साइड में जाएगा, तो यानी वो जाएगा राइट साइड में। राइट साइड में कितना जाएगा, 12 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी वो अब कहाँ पे पहुँच गया, अब वो पहुँच गया है समझो बीच में, यानी अब वो पहुँच गया है इंसान नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा नॉर्थ ईस्ट। ओके, अभी हमें पता चला कि अब वो इंसान है नॉर्थ ईस्ट में। बस अभी पहले हमने यहाँ इतना कुछ सीखा था, देखा था, अब हम लिख देंगे यहाँ पे कि वो इंसान है अब नॉर्थ और ईस्ट में, ठीक है। ओके, अब वो आगे क्या कहता है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो दिशा तो हमें पता चल गई कि वो नॉर्थ ईस्ट में है। अब हमें दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूरी निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। सबने पढ़ी होगी 10th एंड 12th, 10th में आई थी पाइथागोरस थ्योरम मैथ्स में। तो उसमें क्या है, सबसे पहले हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, किसका, 5 का स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद हमारा जो बाकी है 12 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसमें हमें और डायरेक्शंस का वो नहीं बताया हुआ कि कितनी दूरी पर वो थे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे कितना दिया होता, 5 दिया होता है, इसलिए हम इसका स्क्वायर करेंगे एंड 12 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25, रूट में ही रहेगा, एंड देन 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर। आपको स्क्वायर क्यूब्स नहीं याद है तो पहले वो याद कर लेना। ये निकला टोटली 169। 169 किसका रूट होता है, ये होता है 13 का, ठीक है। तो हमारा आंसर जो निकला, पहली बात तो निकला कि ये 13 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरी बात हमारा निकला कि ये ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट में है, ठीक है। यानी नॉर्थ और ईस्ट में है, कितनी किलोमीटर की दूरी, 13 किलोमीटर की दूरी। ओके, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो आपको ऐसा लग रहा होगा इतना लंबा टाइम टेकिंग है ये सारी चीज़ें, बट अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती है कि क्वेश्चन को पढ़ते ही क्या करना है मेरे को। सबसे पहले मैंने आपको समझाया तो मुझे इतना टाइम लगा है, बट अगर अनदर आप क्वेश्चन इस टाइप के करोगे ना तो आई एम श्योर दैट कि आप बिल्कुल जल्दी से करने वाले हो, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता है, बट आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। यह है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। यदि एक निश्चित कूट भाषा में पायलट को 63 लिखा जाता है, कॉप्टर को 78, तो एयरक्राफ्ट को क्या लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि पायलट को 63 लिखा कैसे गया, कॉप्टर को 78 लिखा कैसे गया। तो देखो अब हम देखते हैं कि पायलट जो होता है, सबसे पहले आपको इस संख्या का ये याद करना होगा कि पी कितने नंबर्स पर आता है, आई कितने पर आता है। तो अगर हम देखते हैं तो पी जो है वो हमारी 16 नंबर पर आता है, ठीक है, आई 9 पर आता है, उसके बाद एल जो है वो 12 पर आता है, ओ जो है वो 15 पर आता है, एंड टी जो है वो 20 पर आता है। अगर हम इसे प्लस करते हैं
20, 35, 45, 55 एंड 56, ये होता है हमारा टोटली 72। ठीक है, ये होगा हमारा टोटली 72 और हमारा लिखा कितना है 63। तो 72 और 63 का क्या मतलब है, -9 करना पड़ेगा, लेकिन 9 कहाँ से आएगा, तो मतलब कि ये तो नहीं लग रहा है। ठीक है, ये नहीं लग रहा है, सीधा सीधा तो नहीं लग रहा है इसमें, क्योंकि 72 आ रहा है और उसको हम नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉप्टर में भी नहीं लग रहा है। अब हम इसका देखते हैं, देखो ये तो हमने सीधे सीधे देख लिया। अब हमें सबसे पहले हमारी जो दिमाग की बत्ती है ना वो जलनी चाहिए, वो कहनी चाहिए कि अब हमें अपोजिट साइड से देखना चाहिए, यानी पी को अगर हम अपोजिट साइड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखो पी आता है टोटली, पी जो राइट साइड से आता है वो आता है, लेफ्ट साइड से जो आता है वो 16 नंबर पे आता है। अब लेफ्ट साइड कैसे, देखो A to Z इस तरीके से होता है, ये हमारी हमेशा लेफ्ट साइड से होती है एंड राइट साइड होती है। जब भी हम लोग लिखते हैं ना, हम हमेशा लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं। तो ये तो हमारी सीधी हो गई, यानी ये A1 पे आता है, B2 पे आता है एंड Z26 पे आता है। बट लेफ्ट साइड से अगर देखें तो हमारा A आएगा 26 पे, ठीक है, Z आएगा 1 पे। तो ये तो हमने अभी राइट साइड से इतना कुछ देखा था। अब हम देखेंगे लेफ्ट साइड से करने पर क्या आता है। P जो कि लेफ्ट साइड से 16 आ रहा है, तो राइट साइड से कैसे निकालेंगे, तो देखो P जो है लेफ्ट साइड से 16 है, राइट साइड से हमें किसी भी संख्या को निकालने के लिए 27 में से माइनस करना होता है। टोटली देखो नंबर्स हमारे 26 होते हैं, बट अगर हमें अपोजिट साइड निकालनी है ना, यानी जिसे कहते हैं राइट साइड, अपोजिट साइड निकालनी है तो हमें उसमें एक प्लस करके एंड देन माइनस करना होता है, जो भी होता है। ये 16 है तो 27 में से मैं 16 को अगर माइनस करूँगी तो मेरा आ रहा है ये 11, यानी जो 11 है वो अपोजिट साइड है P की। ठीक है, जो राइट साइड है वो है 16 और जो अपोजिट साइड है 11। आप जोड़कर भी हाथों से ऐसे देख सकते हो तो 11 ही आएगा। ठीक है, तो आपको कोई भी नंबर्स करना हो तो आप उसमें 27 से माइनस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पायलट को अगर P देखेंगे तो ये अभी हमने निकाला 11। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं I की, तो I हमारा होता है 9 पे, और अगर 9 को 27 से हम माइनस करते हैं तो ये आता है 18। नेक्स्ट L जो है वो होता है हमारा 12 पे, और 12 में से 27 माइनस करेंगे आएगा 15। ऐसे ही जो O है वो आएगा हमारा टोटली 12, एंड जो T है वो आएगी हमारी 7, क्योंकि जो T है वो 20 पे होता है राइट साइड पे, और माइनस करने पर 27 से 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आगे हमारी टोटली। अब हम इसको करेंगे ऐड ऑन, ये ऐड करने पर आया 11, 15, 12, 7, देखो ये आ गया ना 63, ये आ गया 63। आप प्लस करके इसे ऐड ऑन करके देखो, ये आ गया टोटली 63। ठीक है, तो यानी अब हमें समझ में आ गया कि इसकी अपोजिट साइड को मिक्स करके आ जाएगा, मतलब अपोजिट साइड अगर हम निकालते हैं तो उससे आ जाएगा 63, उसको ऐड ऑन करने से। सेम अब हमें डायरेक्ट ही नहीं करना, अब हमें कॉप्टर भी दिया हुआ है ना, इसको भी देखना है। जैसे C आता है हमारा 3 नंबर पे, और अगर इसका अपोजिट साइड निकालेंगे 27 में से 3 माइनस किया 24, प्लस में O आ जाएगा हमारा 12, अपोजिट साइड में निकाल रही हूँ। ठीक है, P आ जाएगा हमारा 27 में से 16 माइनस किया फिर 11, जो T है वो 20 है तो वो आ जाएगा 7। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा E 5 पर आता है, 5 7 मतलब 5 27 हो गया 22, प्लस में जो R है वो आता है हमारा 18 पे, 18 प्लस 28 यानी 27, यानी 9 आ गया। ठीक है, अब इसको हम ऐड ऑन करते हैं, 24 प्लस 12 यानी 36, ये आ गया हमारा टोटली 78। ऐड ऑन करके देखो, 24 12 11 7 22 9 इज इक्वल टू 78। ठीक है, ये भी बन गया। अब हमें हमारा आंसर पता चल गया कि किस तरीके से निकालना है। देखो A आता है वैसे तो 1 नंबर पे आता है, बट अगर हम अपोजिट साइड देखेंगे तो 27 में से 1 माइनस किया 26, यानी आ जाएगा 26। सेम I आ जाएगा 18, ये आप निकाल लेना। ठीक है, R आ जाएगा 9, C आ जाएगा 24 एंड R आ जाएगा वापस से 9, उसके बाद A आ जाएगा वापस से 26, F आ जाएगा हमारा 21 और T आ जाएगा हमारा 7। और इसे अगर आप ऐड ऑन करते हो तो ये आ जाएगा 9 21 30, ये आ जाएगा टोटली हमारा 88। ठीक है, तो हमारा जो आंसर निकला वो निकला C, ऑप्शन नंबर C 88। ठीक है, तो इससे आपने क्या समझा, देखो पहले मैंने देखा था कि इसको सीधे सीधे हम प्लस कर रहे थे, यानी 16 प्लस 9 12 15 एंड 20 को प्लस किया, जो कि पायलट का
जो वर्ड है उसमें जो उसकी जो संख्या है वो है, तो उससे हमें प्लस करने पर हमारा आया 72। तो उससे अब 72 में से हमने ये देखा कि अगर हम 9 माइनस करते हैं तो अब तो 63 आ जाएगा, बट ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 हम लाएंगे कहाँ से? कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। अगर इसमें से अगर 2 2 4 एंड एक 5, अगर 5 माइनस करने पे 63 आ रहा होता ना तो मैं कर देती। क्यों? क्योंकि ये टोटली जो नंबर्स है वो हमारे 5 है। ऐसा होता है कि टोटली 5 नंबर्स होते हैं, उनमें से 5 माइनस कर दो, फिर इसमें 6 नंबर्स है, इसमें 6 माइनस कर दो, इस टाइप से। बट इसमें नहीं हो रहा था, तो इसलिए आपको कुछ भी नहीं लगाना है। एक लॉजिक होता है क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने का, चाहे वो अलग सही लॉजिक क्यों ना हो। अब इसमें उल्टे जितने अपोजिट नंबर्स थे उसको प्लस किया गया, राइट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। ये है ब्लड रिलेशन, और ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्योंकि वो जो तस्वीर वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो आते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें करना होता है थोड़ा सा इधर उधर करना होता है ताकि हमारा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाए, ठीक है। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, किसने कहा? अमित ने कहा। किसकी? एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, उसकी माँ के इकलौते पोते यानी नाती जो होता है की पत्नी मेरी संतानों की माँ है। माँ की सास है। अमित का उस तस्वीर की महिला से क्या संबंध है? ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको एक एक चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। देखो, एक तस्वीर की ओर अमित ने इशारा करते हुए कहा, महिला की तस्वीर की ओर, उसकी माँ के इकलौते पोते, यानी उस जो तस्वीर है उसकी माँ के इकलौते पोते की पत्नी मेरी संतानों की माँ की सास है। तो अमित का उस तस्वीर से क्या लेना देना है? तो देखो, सबसे पहले हमें एक एक चीज़ें ही बनानी होगी कि उसकी माँ के इकलौते पोते, यानी जो तस्वीर है उसकी माँ, यानी मैंने यहाँ पे मान लिया ये एक तस्वीर है, इसकी जो माँ है, माँ को मैं एम से डिनोट करूँगी। माँ हमेशा माइनस में आएगी, क्योंकि अगर आपने पहला रीजनिंग का जो मैंने पहला और दूसरा मॉक करवाया वो नहीं देखा तो उसमें मैंने जाके देखो, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है कि माइनस क्या होता है, प्लस क्या होता है, इज इक्वल टू में क्या होता है, कौन से साइन किसको डिनोट करते हैं, पहले वो जाके देखना, ठीक है। तो ये मैंने वो तस्वीर बना दी है, ये जो ऐसे पॉइंट सी, ये उसकी माँ है। माँ हमेशा माइनस में रहेगी क्योंकि फीमेल है। उसकी माँ के इकलौते, क्वेश्चन क्या कहता है? उसकी माँ के इकलौते पोते, यानी इस तस्वीर की माँ के इकलौते पोते की पत्नी, इस तस्वीर की माँ के इकलौते पोते, यानी ये तो कुछ और हो गया, उसकी इकलौता पोता और नीचे होगा, ठीक है, क्योंकि माँ फिर तस्वीर फिर उसका पोता आएगा ना, उसके पोते की, पोता यानी प्लस हो जाएगा क्योंकि ये मैन है, ठीक है। पोते यानी नाती की पत्नी, उसकी जो पत्नी है मेरी संतानों की, उसकी उसकी माँ के इकलौते पोते की पत्नी, ठीक है। पहले हम इसकी भी पत्नी बनाएंगे, इसकी पत्नी है तो वो बराबर में हम लिख देंगे पत्नी है, जो कि माइनस में जाएगी। मैंने पोता पत्नी दोनों ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। पत्नी मेरी संतानों की माँ की सास है, जो मेरी संतान है कि माँ की सास है, यानी अमित के संतान की माँ की सास है। भाई कंफ्यूजन कितनी है इस क्वेश्चन में। देखो, उसके माँ के इकलौते पोते की पत्नी मेरी संतानों की माँ की सास है, यानी जो पोता हो गया ना, उसकी जो पत्नी है वो अमित के संतान की माँ की सास है, यानी अमित इससे भी नीचे होगा। ये हो गया अमित की संतान, यानी उसकी संतान जो है वो और नीचे हो जाएगी। मैंने एस लिख दिया, फीमेल और मेल ने डिनोट किया गया, ठीक है। उसकी पोते की पत्नी मेरी संतानों की जो माँ है उसकी सास है, यानी अमित की जो संतान तो ये हो गई उसकी माँ, अमित की यानी अमित की बीवी हो गई ये, उसकी सास कौन हो गई? ये है, ठीक है। अभी हमें समझ में आ रहा है अमित का उस तस्वीर वाली महिला से क्या संबंध है। तो ये तस्वीर वाली महिला है, ये जो तस्वीर वाली महिला है, इसका बेटा तो ये हो गया और इसका भी बेटा ये हो गया, यानी अमित तो उसका बेटा लग जाएगा फिर, ठीक है। तो ये हुआ बेटा है, अमित इसका बेटा लगेगा, क्योंकि ये खुद अमित हो गया है, ठीक है। ये जो पी मैंने लिखा हुआ है ना, ये खुद अमित है, अमित अपनी ही बात कर रहा है, ठीक है। वो जो क्या लगेगा, वो लग जाएगा उसका बेटा। इतनी कंफ्यूजन भरी है इस क्वेश्चन में।
मैं खुद कंफ्यूज हो गई, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस तस्वीर वाले क्वेश्चन की ब्लड रिलेशन में बहुत ज़्यादा कर लेना, क्योंकि जो होना है इसी वाले क्वेश्चन से होना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये है सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 4 11 13 85 एंड 248। तो अब बता रहा है कि आगे क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो, पास पास में होता है तो हम प्लस एंड माइनस करते हैं, बट दूर है, हमें पता है कि 85 एंड 248 में ज़मीन और आसमान का अंतर जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हमें तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हमेशा मल्टीप्लाई से होने वाला है, कुछ भी कर लो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 और 11 का क्या हो सकता है। मुझे ये समझ में आ रहा है, अगर 4 3 12 होता है, ठीक है, -1 कर दिया, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 कर दिया, तो ये आ जाएगा 11, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33, और फिर माइनस, लेकिन 3 क्यों करना पड़ेगा, 1 तो नहीं है। चलो करके देखते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 और माइनस का 3, यानी ये आ गया 33 एंड ये आ गया 30। 30 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, हो जाएगा 90, बट -5। अच्छा अब देखो, ये हमारा क्या था, 30 ना, हाँ। 30 मल्टीप्लाई बाय 3 -5 इज इक्वल टू 85। नेक्स्ट क्या है, सेम ऐसे इसी भी करके देखते हैं। 85 मल्टीप्लाई बाय 3 और माइनस का 7। 85 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 85, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो ये हो जाएगा 255, ठीक है। माइनस का 7 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 248, और यहाँ पे भी हमें 248 दो। देखो लॉजिक समझ में आ गया। आप अगर छोटे वाले नंबर्स को देखते हो ना, आपको तुरंत लॉजिक समझ में आया। आपको पता है कि अगर 8 से हमें 11 लेकर जाना है तो इसे पहली बात तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में हमने देखा 85 और 248 में प्लस और माइनस तो हो ही नहीं सकता। और डिवाइड बहुत कम देते हैं, डिवाइड नहीं देते हैं, ठीक है ना। डिवाइड लास्ट ऑप्शन आपका डिवाइड होगा, पहले मल्टीप्लाई करना, जैसे तैसे करके आपको 11 लाना है। मैंने देखा अगर हम 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 4 3 ज़ा 12 एंड -1 करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने देखा 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो ये हो जाएगा 33, और अगर इसको माइनस करते हैं हम 3 से तो ये आ जाएगा 30। चलो 1 के बाद 2 छोड़ दिया, 3 आ गया, ठीक है, मैंने मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, 30 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 90, और 90 में से माइनस करेंगे अगर 5 तो ये आ गया 85। यानी इसमें क्या कर रहा है, 1 ले रहा है, 2 नहीं ले रहा, 3 ले रहा है, 4 नहीं ले रहा, 5 ले रहा है, 6 नहीं ले रहा, 7 ले रहा है, 8 नहीं ले रहा, 9 ले रहा है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जो ऑड और इवन का चक्कर होता है ना, तो वो इसमें किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें 248 का निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 248 को हम मल्टीप्लाई तो 3 से ही करेंगे, बट लास्टली हमने क्या किया था, 7 लिया था ना, तो इस बार हम 9 लेंगे। तो अगर 248 को आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8 3 24, 4 3 12, ये आ जाएगा 744, ठीक है। और उसको आप माइनस कर दोगे 9 से तो ये आ रहा है 735, 735, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर आ गया 735। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 733, 7। ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, ये ना 733 नहीं होगा, 735 होगा, क्योंकि लॉजिक यही लग रहा है और कोई लॉजिक नहीं है। 735 होगा, ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक हो गया होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें क्या कहता है, ये है न्याय वाक्य, यानी ये है सॉलिज्म। मतलब इसमें क्या होता है ना कि आपको ऐसे वेन डायग्राम आप इसे कह सकते हो, ठीक है, वेन डायग्राम टाइप में होता है ये। इसमें क्या कहता है कि कुछ रॉकेट जो है वो जेट है, इसमें आपको इस तरीके से डिब्बे डिब्बे बना के इस तरीके से आपको रिलेशन दिखाना होता है, या इस तरीके का होता है। कई बार रिलेशन एक ही में 3 हो जाता है, तो इस टाइप का रिलेशन आपको ये पढ़ के और उसके बाद उसका आंसर देना होता है। कथन और निष्कर्ष होता है ये। कुछ रॉकेट जेट हैं, तो मतलब ये कुछ जो रॉकेट हैं वो जेट है। मैंने ये मान लिया रॉकेट और ये मान लिया मैंने जे लिख दिया जेट, ठीक है। कुछ जो रॉकेट है जेट है, यानी आधे जेट आधे रॉकेट। कोई जेट विमान नहीं है, यानी जितने भी जेट है ना वो विमान तो कोई नहीं है, यानी इसे हम विमान को हम अलग से बना सकते हैं।
ये हो गया हमारा विमान, क्योंकि जेट और विमान का कोई रिलेशन नहीं है। सभी विमान हेलीकॉप्टर, यानी जितने भी विमान है वो हेलीकॉप्टर, यानी हेलीकॉप्टर बाहर आ जाएगा क्योंकि सारे हैं। अगर इसमें थोड़ा कहता ना तो मैं विमान और हेलीकॉप्टर को ऐसे बना देती, बट इसने कहा जितने भी विमान है वो सारे हेलीकॉप्टर हैं, यानी विमान अंदर आ जाएगा, हेलीकॉप्टर बाहर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ हेलीकॉप्टर के जेट होने की संभावना है, यानी कुछ जो हेलीकॉप्टर हैं उनके जेट होने की संभावना है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसने क्या बोला था, इसने बोला था कोई जेट विमान नहीं है, यानी कोई भी जितना भी विमान है वो जेट तो नहीं है। हमने देखो बिल्कुल भी रिलेशन, ये ऐसे बना है, देखो एक सेकंड मैं वापस से बना के दिखाती हूँ। ये बना कैसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये क्या है, ये रॉकेट है, क्योंकि कोई कुछ रॉकेट जो है वो जेट है, ठीक है। इसने कहा कोई जेट विमान नहीं है, यानी हम विमान को अलग से बना रहे हैं। इसमें देखो जेट में मैंने टच नहीं किया, ये विमान हो गया। सभी विमान हेलीकॉप्टर है, जितने भी विमान हैं ये हेलीकॉप्टर हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ हेलीकॉप्टर के जेट होने की संभावना है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। इसने बोला था कि विमान जो है, मैं कलर चेंज करके समझाती हूँ। इसमें बोला था कि जो विमान है, यानी ये जो ये विमान है ये जेट नहीं है, ठीक है, मैंने नहीं बनाया ना, बट हेलीकॉप्टर तो जेट हो सकता है ना, क्योंकि उसने हेलीकॉप्टर का जिक्र नहीं किया। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि कुछ जो हेलीकॉप्टर है वो जेट होने की संभावना है। उसने ये भी नहीं बोला कि है ही, उसने बोला संभावना है, तो हम संभावना तो मान सकते हैं। कुछ रॉकेट विमान नहीं है, कुछ जो रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है, ये विमान नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं है, ये सही, ये कुछ रॉकेट विमान नहीं है, ये भी गलत, ये गलत है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो विमान जो है वो अंदर है, रॉकेट जो बाहर है, उसमें रॉकेट का विमान का कोई जिक्र नहीं किया गया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कुछ जो रॉकेट है वो विमान नहीं है। उसने ये बोला था कि जो रॉकेट है वो जेट नहीं है, बट उसने विमान का नाम नहीं लिया, तो हम मान सकते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम डायरेक्टली मना नहीं करेंगे कुछ कोई रॉकेट विमान नहीं है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ हेलीकॉप्टर विमान है। कुछ जो हेलीकॉप्टर हैं वो विमान है, बिल्कुल है। उसने क्या बोला था, उसने यही बोला ना कि जो विमान है वो हेलीकॉप्टर है। तो जब कुछ है, यहाँ पे तो सारा ही विमान हेलीकॉप्टर है, तो कुछ तो हम मान ही लेंगे, कुछ तो है ही। जब सारा है तो कुछ तो हम ले ही लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, यानी हमारा निकला क्या, पहला सही है और तीसरा सही है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, केवल 1 2 नहीं, 1 और 3, देखो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मैं वापस से समझा रही हूँ ताकि आप एक बार वापस से कंफर्म कर लो, ऐसा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ जो रॉकेट है वो जेट है, मैंने यहाँ पे लिख लिया रॉकेट, यहाँ पे लिख लिया कुछ रॉकेट जेट है, इसे हम आपस में काटेंगे। कोई जेट विमान नहीं है, जितना भी जो जेट है वो विमान नहीं है, तो हम विमान को अलग से बनाएंगे क्योंकि इसमें टच नहीं होना चाहिए। सभी विमान हेलीकॉप्टर, ठीक है, सभी विमान हेलीकॉप्टर है, हमने मान लिया। कुछ हेलीकॉप्टर के जेट होने की संभावना है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो जेट है ना वो जो हेलीकॉप्टर है वो तो हो सकता है, उसने विमान की बात की है, विमान नहीं है, तो हम इसे सही मानेंगे। कोई रॉकेट विमान नहीं है, जितने भी रॉकेट है वो विमान नहीं है, क्यों नहीं है, और ये भी सही है। जो कुछ जो रॉकेट है वो विमान नहीं है, हाँ ये गलत है। मतलब इसने क्या बोला था कि विमान जो है वो रॉकेट जेट नहीं हो सकता, बट रॉकेट तो हो सकता है ना, तो इसमें इसने डायरेक्टली मना नहीं किया, तो ये कट है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ हेलीकॉप्टर विमान है, बिल्कुल है। जो कुछ हेलीकॉप्टर हैं वो, जब सारे विमान हेलीकॉप्टर हैं तो कुछ तो हो ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से क्वेश्चन। तो अभी तक आज मैंने टोटली आपको करवाए ये जो कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, और उसके बाद मैंने आपको बताए नंबर सीरीज के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, और यहाँ तक कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। जो कि आज के क्वेश्चन आपने भी पढ़े होंगे ना, तो भाई बहुत हार्डेस्ट क्वेश्चन होता है, यही होते हैं मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन। इससे कम में नहीं आते एग्जाम में, मतलब इससे ज़्यादा में नहीं आते, सॉरी, इससे कम के क्वेश्चन आ जाएंगे। ब्लड रिलेशन आपको नॉर्मल मिल सकता है, ठीक है, बट हाईएस्टली आया ना तो फिर ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप इससे ज़्यादा हार्ड कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एयरफोर्स में इतना ही लेवल आता है। मैंने आज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों को एक करके लिया था, ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि टफेस्ट, अगर टफेस्ट क्वेश्चन आ गया या टफेस्ट जो हमारा एग्ज़ाम का पेपर आ गया तो फिर वो इसी लेवल पे ही आएगा। आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इतने की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आई एम श्योर दैट कि आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। एक बात और, रीजनिंग बहुत ईजी है। रीजनिंग में आपको फुल में से फुल स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप रागा सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि मैथ्स में ये है कि मैथ्स अच्छी है, मैथ्स आप कर भी लोगे, क्योंकि सिर्फ अर्थमेटिक मैथ्स आती है 10th बेस्ड पर। और मैंने उसके भी प्रैक्टिस सेट अभी शुरू कर दिया है, मैंने एक आध दो वीडियोज़ ऑलरेडी डाल दी है, आपने नहीं देखी तो वो जाके देख लेना।
बट मैथ्स में होता है ना, मैथ्स और ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अगर आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस होगी तो आप रीजनिंग को समझ जाओगे। रीजनिंग के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं और मैं सारे चैप्टर्स करवाने वाली, जैसे कैलेंडर क्लॉक में से होता है, कभी आता है कभी नहीं आता। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको चाहे आए चाहे ना आए, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, अभी आपके पास 40 डेज़ अराउंड है। तो 40 डेज़ ना बहुत होते हैं, आप इसमें ना कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर अभी आपका बिल्कुल अच्छे से तैयारी नहीं है तो बिल्कुल भी ऐसे डिमोटिवेट सा नहीं होना है कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा। अभी आपके पास टाइम है, बस प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन। जितनी प्रैक्टिस जितनी रिवीजन कर लोगे आपके एग्जाम के लिए उतना बेनिफिशियल हो जाएगा। मॉक लगाओ, कहीं से भी कोई भी मॉक लगाओ, ऐसा मत देखो कि ये मॉक अच्छी है या ये मॉक नहीं है, इसमें ईजी क्वेश्चन है, सारे मॉक लगाओ। हाँ, मैं प्रेफ़र करूँगी कि आप सीडीए के मॉक लगाओ तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सीडीए के कुछ क्वेश्चन्स जो जब मैं देती थी तो मुझे ऐसा लगता था मेरे सीडीए के मॉक में, दिस इज़ माय ऑनेस्ट, कि मेरे सीडीए के मॉक में अप्रॉक्सिमेटली 36 टू 40 मार्क्स आते थे एंड इन माय एग्ज़ाम आई गॉट 36 पॉइंट समथिंग मार्क्स। तो ये मैं मानती हूँ कि अगर आप सीडीए के मॉक में 40 प्लस स्कोर कर रहे हो ना, तो आप डेफिनेटली 35 टू 40 स्कोर आप अराउंड कर लोगे मॉक में, मतलब एग्ज़ाम में भी, ठीक है। और और बात करूँ मैं मॉक की, तो आप आशीष शर्मा के मॉक लगा सकते हो, बहुत अच्छे मॉक होते हैं, मैंने उनका नाम सुना है। मैंने एक ही बारी को लगाया था उनका मॉक, बट ये है कि मेरे पास वैसा टाइम नहीं था। बट अगर आप लेना चाहो, आप परचेज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो आशीष शर्मा के मॉक, क्योंकि मैंने उनका काफ़ी ज़्यादा नाम सुना है कि उनके मॉक रिलेवेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मैंने सीडीए का मॉक दिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। तो अगर आपको करना हो तो आप उसके क्वेश्चंस कर लेना, काफ़ी अच्छे मॉक होते हैं। और इस टाइम पे अगर आपका 60 टू 70% सिलेबस कंप्लीट है ना, तो प्लीज़ मॉक देना शुरू कर दो। मॉक सिर्फ देना नहीं है, मॉक को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ मॉक दे रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मॉक को एनालाइज़ करो कि आपका कौन से क्वेश्चन गलत हो रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन से टॉपिक से हो रहा है, अगर वो हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने इंग्लिश की वोकैब के साथ साथ ग्रामर इतने अच्छे से मैं करवा रही हूँ, नहीं चैनल विजिट किया तो जाके देखो, मैंने सारे ग्रामर रूल्स करवाए हुए हैं, यहाँ तक कि मैं वोकैब भी करवा रही हूँ, मैथ्स भी मैंने शुरू कर दिया एंड जीके जीएस के ऑलरेडी 6-7 वीडियोस अपलोडेड कर दिए, जो कि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। करंट अफेयर भी मैं करवा रही हूँ, एक आध दो वीडियो मैंने करंट अफेयर के अपलोड कर दिए, नहीं देखी तो वो भी जाके देखना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।